तो हेलो बच्चों, कल हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे कैसे आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक ख़त्म कर लिया था? कल हमने ख़त्म कर लिया था न्यूट्रिशन इन एमाइबा एंड पैरामीशियम। अब वो तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उनके कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं था किसी डाइजेशन को, न्यूट्रिशन को कैरी आउट करने के लिए। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से ऑर्गन, जो ह्यूमन बींग्स के कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? माउथ, इसोफिगर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब को इन सब को इन सब को एक साथ मिला के हम कह सकते हैं इन सबको एक साथ हम कहते हैं एलिमेंट्री कलर। फ्रॉम माउथ टू एनस और फ्रॉम माउथ टू लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ, इसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सबको मिला के कहते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल, अब जो हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है उस फूड डाइजेशन के लिए सिर्फ ये ऑर्गन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट? कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? सेलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्लियास। ये तीनों एज अ ग्लैंड वर्क करते हैं ड्यूरिंग अ डाइजेशन ऑफ अ फूड इन ह्यूमन बींग्स। ओके, नाउ जैसे सेलिवरी ग्लैंड ये हमारे माउथ में पाया जाता है। ठीक, बाकी लीवर तो आप जानते हैं या पेनक्रियाज तो जानते हैं। ये रहा आपका लीवर और ये रहा आपका पेनक्रियाज, इसको भी डिटेल में फिर से देखेंगे। अभी चलते हैं प्रोसेस पे। तो कल जो हमने जब प्रोसेस पढ़ा था, क्या क्या प्रोसेस था? अमाइबा और पैरामीशियम से पहले हमने स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन और डाइजेशन। कौन कौन सा था? इजेशन क्या? इनटेक ऑफ फूड। सेकंड डाइजेशन क्या? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। फिर तीसरा क्या था? एब्जॉर्प्शन क्या था? जो डाइजेस्ट फूड हुआ है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करना। उसके बाद तीसरा क्या था? एसिमिलेशन में क्या होता है? जो फूड हमने एब्जॉर्व किया है उस एब्जॉर्व फूड को हम कहाँ तक लेके जाएंगे? नेसेसरी ऑर्गन तक लेके जाएंगे। कहाँ पे? उसकी जो नेसेसरी सेल तक लेके जाएंगे। उस सेल पे जाके वहाँ पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर वहाँ से एनर्जी निकलेगी और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाएगा। बाहर नहीं, जो वेस्ट मटेरियल निकला, जो एनर्जी यूज की, एनर्जी जो निकली हमने एनर्जी ले ली। अब उसके बाद बारी आती है किसकी? एक्सक्रिएशन की या इजेशन की। इजेशन की जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देते हैं। तो सारे प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में भी कैरी आउट होंगे। कौन कौन से? इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रिएशन। टोटल 5। तो क्या होता है? पहला क्या है? इंजेशन। इंजेशन क्या है? इंजेशन तो सबके लिए सेम होगा, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो। इंजेशन तो सबका ही सेम होगा। क्या? इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड, कोई खाना उठाया हमने, कोई भी फूड लिया, फूड मतलब खाना, कोई भी फूड लिया हमने, उठाया, मुंह में रखा, वो क्या हो गया? इनटेक हो गया। किसी भी फूड का इनटेक करना वो क्या होता है? वो इंजेशन होता है। और ये होता कहाँ है ह्यूमन बॉडी में? माउथ से। कोई गलत मत लेके जाना सर, क्या ही बता रहे हैं। तो ये इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम माउथ। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो प्रोसेस आता है डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। डाइजेशन का यही था ना, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस और सिंपल सॉल्युबल्स। अब पहला डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम पहला ही खाना उठा के, पहला ही निवाला उठा के मुंह में रखते हैं, पहला ही पार्ट जब उठा के अपने मुंह में रखते हैं, वहाँ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ को हम और क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। कैविटी में से खाली जगह, ये जो बक्कल कैविटी, क्या कहते हैं उसे? बक्कल कैविटी कहते हैं। अब जैसे ही खाना हमारे मुंह में जाता है, बक्कल कैविटी में जाता है, वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो हमारी टीथ हैं, क्या है? टीथ हैं, ये क्या करते हैं? उसको च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो डाइजेशन का पहला ही प्रोसेस मैंने क्या बोला था?
कॉम्प्लेक्स पार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, सिंपल फॉर्म में जो सॉल्युबल हो सके, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बन सके। कॉम्प्लेक्स सॉलिड को सेमी सॉलिड या सिंपल सॉलिड बनाया जा सके। तो माउथ में पहले क्या, बक्कल कैविटी, जहाँ पे जो टीथ होते हैं वही क्या कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, माउथ में ही प्रेजेंट होती है सेलिवरी ग्लैंड। मैंने बोला ना ग्लैंड से क्या होती है, माउथ में प्रेजेंट होती है सेलिवरी ग्लैंड। अब सेलिवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सेलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करती हैं सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करती हैं। सेलिवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती हैं, एंजाइम रिलीज करती हैं। उस एंजाइम का नाम है सेलिवरी ग्लैंड। पहला ग्लैंड माउथ में है, नाम क्या है, सेलिवरी ग्लैंड। सिक्रीट क्या करता है, एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, सेलिवरी ग्लैंड, सॉरी सेलिवरी अमाइलेज। ग्लैंड का नाम क्या है, सेलिवरी ग्लैंड। सिक्रीट क्या करता है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, सेलिवरी अमाइलेज। अब सेलिवरी अमाइलेज का दो काम है। पहला काम क्या है, पहला काम जो है वो जो फूड है उसको क्या कर देता है, उसके साथ क्या कर देता है, उसे थोड़ा सा लिक्विफाइड कर देता है। जो सॉलिड्स आपने लिया हुआ है उसको थोड़ा सा लिक्विफाइड कर देता है, उसको थोड़ा सा पानी जैसा, तरल जैसा बना देता है थोड़ा सा, और आपको वो निगलने में, इनगल्फ करने में आसानी होती है। कोई सॉलिड चीज़ आप अंदर लेके जाओगे मिलिट्री कैनाल में तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही चीज़ सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है, उसे मिक्स करके एक लिक्विफाइड कर देता है, जिसको आपको अंदर इनटेक करने में, इनहेल करने में, सॉरी इनगल्फ करने में आसानी होती है। ये इसका कौन सा काम है, पहला काम है। इसमें और कौन हेल्प करता है, सेलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला अमाइलेज को टंग हेल्प करता है उसको फूड में मिक्स करने के लिए। उसको फूड में मिक्स करने के लिए टंग क्या हेल्प करता है, जो हमने फूड को इनटेक किया है, सेलिवरी अमाइलेज टीथ उसको ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड से सेलिवरी अमाइलेज निकलता है, जो कि टंग क्या करता है, सेलिवरी अमाइलेज और फूड को मिक्स कर देता है, जिससे वो लिक्विफाइड होते हैं और आसानी से गले के नीचे चले जाते हैं। गले से नीचे चले जाते हैं, मतलब अब फूड पाइप में चले जाते हैं। सेकंड काम क्या है, सेकंड काम क्या है, सेलिवरी अमाइलेज एक हेल्प इन केमिकल डाइजेशन। ये आपके स्टार्च को मुंह में ही, मतलब बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला मैंने, सेलिवरी अमाइलेज स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट को कहाँ डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, मुंह में ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे डाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, फैट को डाइजेस्ट करेंगे और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। यही तीन हमारे क्या हैं, फूड हैं, जिसमें से पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है कहाँ पे, माउथ में ही, खत्म नहीं हुआ, सिर्फ शुरू हुआ है। अब माउथ कैविटी में जो हमने फूड रखा था, बाउल रखा था, जो फूड रखा था, अब वो कहाँ जा चुका है, कहाँ जा चुका है, फूड पाइप में। फूड पाइप का एक और नाम है क्या, ईसोफेगस। फूड पाइप का एक और नाम क्या है, ईसोफेगस। माउथ में रखा था, माउथ में तीर और टंग ने हेल्प किया, सेलिवरी अमाइलेज स्टार्ट डाइजेस्ट हुआ, यहाँ से फूड कहाँ पे आ गया, अब आपका फूड पहुँच गया है, कहाँ पहुँच गया है आपका फूड, अब आपका फूड पहुँच गया है यहाँ पे फूड पाइप में और ईसोफेगस में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक होता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। अब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन क्या होती है, जैसे मेरे बात को मुझे ध्यान से देखिए। अब जैसे कोई चीज़ है, मान लेते हैं जैसे कि ये मार्कर है, मान लेते हैं जैसे कि ये मार्कर है, क्या होता है, जब एलिमेंट्री कैनाल में, मान लीजिए ये मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, ये गोली सी मेरी, ये मेरा गोल गोल, टाइम बहुत लंबा जा रहा है यार, वीडियो लंबी हो जा रही है, कोई बात नहीं, देखते हैं। मान लीजिए जो मेरी एलिमेंट्री कनाल है, ये मेरी एलिमेंट्री कनाल है, ये मेरी एलिमेंट्री कनाल है। अब मैंने जो माउथ में था, ये मेरा माउथ था, माउथ से फूड यहाँ तक आ गया, माउथ से फूड यहाँ तक आया। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा। ये जो अपर वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस बाउल को थोड़ा सा नीचे ढकेलेगा, फिर ये एक्सपेंड करेगा, फिर उसके नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर नीचे वाला पार्ट ऐसे 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 क्या होता जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता, ऊपर ओपन होता, कॉन्ट्रैक्ट होता, ओपन होता चला जाएगा। ये थोड़ा चौड़ा है इसीलिए काम नहीं बन रहा है, ये दिखाते हैं हमको, आपको क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई भी चीज़, पाइप देखिए आपने, पाइप जिससे पानी मांगते हैं, उस पाइप में अगर कोई चीज़ ऊपर से रख दी जाए, वो ससक जाए तो उसमें अटक जाए, उसके बाद मैं ऊपर से दबा दूँ उसको दबा के ऐसे नीचे तक लेके जाता रहूँ, तो वो बॉल क्या करेगी, ऐसे नीचे तक सरकती चली जाएगी। तो वैसे सेम होता है कौन सा, पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ऐसे रहता है फिर ऐसे,
तो जो चीज़ यहाँ पे आती है उसको ऐसे दबाते हुए वो नीचे लेते चला जाता है। इसीलिए अगर आप उल्टा भी लटक के खाएँगे, सिर नीचे अब पैर ऊपर करके भी मुँह में अगर खाना रखेंगे, तो भी क्या होगा, ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट तो ऐसे चलेगा ना, माउथ से ये ऐसे ही तो चलेगा, ऐसे ही तो चलेगा। अभी जब आप उल्टा हो जाएँगे तो ये ऐसे चलने लगेगा, तब भी खाना ये आपका कहाँ तक लेके जाएगा, स्टमक्स में लेके जाएगा। ये था। और ये जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट है ये ऑल ओवर द यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है, ऑल ओवर द एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद खाना आपका कहाँ एंटर कर जाता है, स्टमक में एंटर कर जाता है। स्टमक क्या है, ये रहा आपका स्टमक, यहाँ से खाना अब कहाँ चुका है, स्टमक में आ चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है जिसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। क्या कहते हैं हम, डायफ्राम। ये रहा क्या, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, एब्डोमेन कैविटी और अपर कैविटी, थोरस कैविटी, इन दोनों को अलग अलग करता है। यहाँ पे क्या है, हमारे लंग्स है, ये क्या है हमारे यहाँ पे हमारे लंग्स है। और नीचे वाला पार्ट क्या है, ये है, ये हमारे लंग्स है। ये नीचे वाला पार्ट क्या है, ये है एब्डोमेन कैविटी। क्या है ये, एब्डोमेन कैविटी, जहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा रहता है। अब उसके बाद कहाँ पे आ गया, ये स्टमक में। खाना कहाँ गया अब आपका, स्टमक में। अब स्टमक में क्या होगा, फूड आ चुका है आपका स्टमक में। स्टमक कैसा है, एक जे शेप्ड है। कैसा है, एक जे शेप स्ट्रक्चर, जैसा जे होता है ना उस तरह का। देखिए क्या ये जे की तरह लग रहा है, एक जे शेप स्ट्रक्चर है जो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में सिचुएटेड है। किस साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक जे शेप जैसा स्ट्रक्चर है जो कि लेफ्ट साइड में कैसा है, कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है, लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है। ठीक है। उसके बाद क्या है, चर्ण। चर्ण में जो होता है, किसी को लगा रहा है ऐसे 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 हिलाते रहना, हिलाते रहना, हिलाते रहना, हिलाते रहना, हिलाते रहना, ऐसे चरिंग करना, चरिंग करना, चरिंग करना, चरिंग करना, चरिंग करना। तो क्या करता है, मिक्स करता है। क्या करता है, मिक्स करता है। जो भी फूड अंदर गया है उसको मिक्स करता है। किससे मिक्स करता है, किससे मिक्स करता है, इसके पास 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। कैसे ग्लैंड होते हैं, टैबुलर ग्लैंड्स होते हैं। कैसे ग्लैंड्स होते हैं, टैबुलर ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से होते हैं, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस, सबका अलग अलग वर्क है। HCl क्या करता है, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एसिड है तो क्या क्रिएट करेगा, सीधी सी बात है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। अब अगर ये एसिड है तो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। और ये पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, ये भी एक एमाइलेज है। और ये क्या डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपका स्टमक से। कहाँ से, स्टमक से। अब बाकी आया म्यूकस। म्यूकस क्या है, ये स्टमक पे एक लाइनिंग है, लाइनिंग होना स्टमक। ऐसा एक, ऐसा ना, ऐसा 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 ऐसा। एक ये स्ट्रक्चर ऐसा बना देता है, ऐसा। अब ये एसिडिक मीडियम है, HCl है, इतना ज़्यादा एसिडिक ये होता है। अगर ये डायरेक्ट स्टमक में क्रिएट, स्टमक में रिलीज होगा तो क्या स्टमक को हार्म नहीं करेगा, करेगा ना। तो स्टमक को हार्म ना करे, अल्सर ना हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे उसको कौन क्रिएट करता है, म्यूकोस क्रिएट करता है। एक लाइनिंग जैसा बना देता है जिससे जो HCl रिलीज होगा वो स्टमक की वाल को इफेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ से खाना होने के बाद कहाँ पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ खाना रहता है कितनी देर के लिए है, कितनी देर के लिए रहता है, अबाउट 3 आवर। कितनी आवर के लिए, अबाउट 3 आवर के लिए रहता है। और इसके बाद खाना यहाँ पे 3 घंटे के रहने के बाद एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है। कैसा बन जाता है, कि सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है। एक चीज़ बताना मैं भूल गया, ये जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी, चलिए बाद में बात करते हैं उसके बारे में, अभी इतना ठीक है। अब इसके बाद फूड यहाँ से कहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड कहाँ से था, माउथ में था, बक्कल कैविटी, वहाँ से टंग और माउथ ने उसको थोड़ा सा सेलेवरी मिक्स करके थोड़ा सा स्टार्ट डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया कार्बोहाइड्रेट को। फिर वहाँ से खाना पेरिस्टैटिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक में आया। स्टमक में 3 जूस, कौन कौन से, स्टमक में 3 टेबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। और म्यूकस क्या करता है, इसके ऊपर एक लाइनिंग बना देता है जिससे HCl क्या करे, स्टमक के वाल को इफेक्ट ना कर पाए। उसके बाद फिर फूड आपका पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, एक स्फिंक्टर के थ्रू। एक यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसा स्फिंक्टर होता है, अगर ना दिख रहा हो तब भी देखो, एक ऐसा स्फिंक्टर होता है जो क्या कहता है, फूड जाएगा, लौट नहीं सकता, सब बंद जैसा स्फिंक्टर होता है।
आगे एक छोटा सा ओपनिंग होगा, जो स्टमक के साइड एक बड़ा सा ओपनिंग होगा, पर आगे जाके एक छोटा सा ओपनिंग होगा। तो फूड जाएगा तो, पर वापस नहीं, जब वापस आएगा तो वो देखो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से जा तो सकता है पर आ नहीं सकता। ठीक है, अब आपको इसमें से कुछ लिखना और लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। तो कहाँ तक खाना पहुँचा था हम लोगों ने? कहाँ तक पहुँचा था भैया? स्फिंक्टर से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच गया था। स्फिंक्टर से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करने जा रहा है, पहुँचा नहीं है। अब देखो, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इंटर करने जा रहा है, वहाँ पे दो तरह से ग्लैंड आ रही है। देखो, एक लीवर की तरफ से ग्लैंड आ रही है ना, देखो लीवर की तरफ से एक नली आ रही है, एक ट्यूब आ रही है। पेनक्रियाज की तरफ से एक ट्यूब आ रही है। ये लीवर देखो, ये लीवर है। लीवर में बनता है बाइल जूस। क्या बनता है? लीवर में बनता है बाइल जूस, जो स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। लीवर में बनता है बाइल जूस, लीवर में बनता है बाइल जूस, जो स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, वहां से निकल के जाता है यहाँ पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इसको, जहाँ पे क्या बोलता है, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, और जो गैल ब्लैडर में बाइल जूस इकट्ठा हुआ था, कहाँ से निकलता है? बाइल जूस बनता है लीवर से, स्टोर्ड होता है गैल ब्लैडर में, और रिलीज होता है पेनक्रियाटिक डक्ट में, जहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस भी आता है। अब ये दोनों एक साथ आके मिलते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे। ये है डिओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। चलो स्मॉल इंटेस्टाइन ही मानो, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलता है यहाँ पे। अब इन दोनों का जो साथ में है, वो दोनों आके यहाँ पे मिलते हैं, और यहीं पे आपका पहुँचता है फूड। अब देखिए करते क्या क्या है। लीवर से जो बाइल जूस निकला है गैल ब्लैडर के थ्रू, उसका क्या वर्क है? अच्छा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और वो अबाउट 6.5 मीटर लेंथ होता है। किसमें? एक एडल्ट में। और कैसा होता है वो? अरेंज इन अ कॉइल्ड फ्रॉम और अ बेली शेप्ड, कॉइल्ड फ्रॉम और अ बेली शेप्ड, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल उसी में कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज होता है, या बेली फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक, एक मैंने स्पेसिफिक लेंथ बोली क्या? अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट मैन, इन ह्यूमन बींग्स। लेंथ ऑफ a small intestine can differ from animal to animal. Length of a small intestine can differ from animal to animal. Like cows, the herbivorous animals, which we eats green plants. Green plants contain cellulose, and to digest cellulose, the large it will take a large time. It will take a long time compared to digest the normal food that we are eating without boiled. Sorry, we are also eating the green plant, but we boiled it. But cows, goat, they can't boil it, so they have to digest the cellulose. So the length of the small intestine is also depend upon the differ from animal to animal, and depend upon the type of food they eat. अब जैसे गाय है, गाय क्या खाती है? घास खाती है। घास में क्या आता है? सेलुलोज आता है। तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। अब जिसको जो फूड डाइजेस्ट करने में जितना टाइम लगेगा, उसके हिसाब से उसकी बॉडी में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ प्रेजेंट है। जैसे काऊ है, गोड है, इन सब में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्हें ग्रीन प्लांट्स को डाइजेस्ट करना होता है, जिसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं, जैसे टाइगर है, लॉयन है, जैसे हम लोग भी हैं। हम लोग को जान दो, टाइगर और लॉयन है, ये मीट खाते हैं। मीट क्या होता है? जल्दी डाइजेस्ट होता है कंपेयर टू ग्रीन प्लांट्स। तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है टाइगर, लायन की, इनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है कंपेयर टू काउज। उसके बाद आते हैं, हाँ, अब जो कंप्लीट डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, इन सब का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद कुछ नहीं बचता। पहला कहाँ डाइजेशन हुआ था?
यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्च का डाइजेशन हुआ, स्टमक में थोड़ा सा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अब इसके बाद जो कुछ बचा हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब डाइजेस्ट हो जाएगा। अब बारी आती है लीवर की। लीवर से निकला बाइल जूस, बाइल जूस स्टोर हुआ ग्लैंड में, ग्लैंड से निकल गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू निकल गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बाइल जूस किस कलर का होता है? ग्रीनिश येलो कलर का होता है। कैसा होता है? एक ग्रीनिश येलो लिक्विड है। कैसी लिक्विड है? ग्रीनिश येलो लिक्विड है, जो कि स्टोर्ड कहाँ होता है? गॉलब्लैडर में। इसका नेचर होता है एल्कलाइन नेचर। कैसा नेचर होता है? एल्कलाइन नेचर होता है। अब एल्कलाइन नेचर होने के भी इसके दो कारण है। पहला कारण क्या है? पहला कारण है, अभी मैंने क्या बोला था, इसमें जो HCl रिलीज हुआ था, अब वो HCl उस फूड के साथ मिक्स तो भी होगा। अब वो जब यहाँ पे निकलेगा तो म्यूकस तो यहीं तक है ना, मैंने इसके आगे म्यूकस कहीं बनाया है? नहीं बनाया है ना। अब अगर म्यूकस इसके आगे नहीं है, अब वो एल्कलाइन पार्ट यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस एलिमेंट्री जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं इनको खराब नहीं करेगा, इनको तो डैमेज करेगा। अरे जब यहाँ म्यूकस रिलीज हुआ यहाँ पे अल्सर प्रिवेंट करने के लिए, तो कोई यहाँ नहीं प्रिवेंट करने के लिए कुछ होगा? पहला काम क्या करता है? बाइल जूस रिलीज करता है एल्कलीन। अब आप दिसंबर तक आ गए हैं तो आपको पता ही होगा एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर यहाँ से एसिड निकल रहा है, आप एल्कलाइन नेचर मतलब बेस डालोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब जो एसिड का इम्पैक्ट होगा बाइल जूस के मिलते ही उसकी वैल्यू 0, उसके अंदर कोई भी एसिडिक नेचर नहीं रह गया, वो खत्म हो गया। तो पहला काम क्या हुआ? उसको डीएसिडिफाई कर दिया, मतलब एसिडिक नेचर उसका खत्म कर दिया। पहला एल्कलीन नेचर होने का पहला रीजन क्या मिला कि उसको क्या कर दिया? उसको एसिडिक नेचर खत्म कर दिया। दूसरा क्या हुआ? वो कंटेन सॉल्ट करता है, जो बाइल जूसेस में थोड़ा सा सॉल्ट होता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको? लिपिड्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, मतलब फैट को यहाँ डाइजेस्ट करता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। कैसी मीडियम? एल्कलीन मीडियम। पेप्सिन को वर्क करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको कैसा मीडियम चाहिए? एल्कलीन मीडियम चाहिए। तो ये काम हो गया आपका लीवर का। उसके बाद आते हैं पैनक्रियाटिक जूस। क्या आता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस। इसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक्सक्यूज मी। पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं 3 तरह के एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपिस, ट्रिप्सिन एस लिपिस। अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है? पैनक्रियाटिक एमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। पहला स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हुआ? माउथ में। दूसरा स्टार्च कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू? पैनक्रियाटिक जूस से निकले हुए पैनक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू। दूसरे बाद में आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन। प्रोटीन फर्स्ट टाइम कहाँ डाइजेस्ट हुआ था? स्टोमच में। किसके थ्रू? पेप्सिन के थ्रू। दोबारा प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू? पैनक्रियाटिक जूस में। किसके थ्रू? ट्रिप्सिन के थ्रू। नाउ लिपेज डाइजेस्ट करता है फैट को। नाउ द फर्स्ट टाइम द फैट इज गोइंग टू बी डाइजेस्ट और ब्रेकन डाउन थ्रू द लिपेज। ओके। अब इतना काम खत्म हुआ जो यहाँ पे था अभी, ठीक। यहाँ पे जब फूड आया तो ग्लैंड से, मतलब जो यहाँ से बाइल जूस निकला, पैनक्रियाटिक जूस निकला, दोनों ने मिलकर यहाँ पे इम्पैक्ट किया। इतना काम अभी तक हुआ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होते हैं। अब इंटेस्टाइनल जूस क्या करते हैं? इसमें नंबर्स ऑफ एंजाइम्स हैं। आगे चल के आप सारी एंजाइम्स पढ़ोगे फर्दर क्लासेस में। यहाँ पे नंबर्स ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि क्या करते हैं? पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद अब कुछ नहीं बचता डाइजेस्ट करने को। कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, ग्लूकोज को, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज का, ठीक, जिसको एकदम बिल्कुल ही ब्लड अब्जॉर्ब कर सकता है वाटर। जितने पार्ट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट किया ग्लूकोज में, प्रोटीन को डाइजेस्ट किया अमीनो एसिड में, और फैट को चेंज किया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, ये तीनों ही क्या है? वाटर सॉल्युबल हैं। बिल्कुल ही छोटे हो चुके हैं, बिल्कुल ही डाइजेस्ट किए जा चुके हैं, बिल्कुल भी स्मॉल हो चुके हैं। अब ये वाटर सॉल्युबल बन चुके हैं। अब ये बिल्कुल ही चुपचाप बहुत ही प्रेम से क्या होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। कैसे एब्जॉर्ब होंगे अब देखते हैं। जितना डाइजेशन है, जो भी होना था, सब खत्म हो गया। अब क्या बचा है? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन इज ओवर नाउ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन होना था अब हो गया। इंजेशन पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे क्या? एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे क्या, देख लेते हैं, मैं इसको यूज कर रहा हूँ अब क्या पढ़ने को बोला मैंने, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता कहाँ पे है, ये भी आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। कैसा प्रोजेक्शन होता है, कैसा प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुछ इस तरह से ऊपर नीचे दोनों साइड। मान लीजिए ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। कैसा प्रोजेक्शन होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके ब्लड कैपिलरीज और वेसल्स होते हैं। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं विलाई, है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला, क्या, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, ये क्या है, बिल्कुल वाटर सॉल्युबल है। क्या है, बिल्कुल ही वाटर सॉल्युबल है। अब ये बिल्कुल ही बहुत ही आराम से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इससे पास होंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे, जब ये पास होंगे तो जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ही ज़्यादा ये क्या होंगे, एब्जॉर्ब, क्या होंगे, एब्जॉर्ब। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, या सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होता है। एक तो 6.5 मीटर का वो है सरफेस एरिया, वैसे ही ज़्यादा है। उसके बाद इन विलाई के थ्रू, विलाई होने के अलावा सरफेस एरिया और बढ़ गया। अब देखो, अगर इतने में ही पहले सरफेस एरिया कितना था, अगर विलाई ना हो तो इतना है नॉर्मल सा, ठीक। अब देखो सरफेस एरिया कितना है, विलाई होने के बाद सरफेस एरिया कुछ इतना बढ़ गया। आए समझ में, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं विलाई। होता क्या है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, डाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ से ये डाइजेस्ट होके क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा हर एक बॉडी पार्ट्स के सेल तक जहाँ पे उसको ज़रूरत है, जहाँ पे उसको ज़रूरत है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद अभी एक चीज़ बची हुई है, इसके बाद अभी बचा हुआ है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब जो कुछ भी डाइजेस्ट करना था, एब्जॉर्व करना था, सब स्मॉल इंटेस्टाइन निकल लिया, उसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। अब जो भी है सब वेस्ट मटेरियल है, वो कुछ भी स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्व नहीं करेगा, बॉडी एब्जॉर्व नहीं करेगा। अब उसको कहाँ भेज देगा, सीधा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उसकी जो विड्थ होती है जो थोड़ा कम वाइडर होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा ज़्यादा वाइडर होता है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसीलिए उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है और उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है। नाम लेंथ पे नहीं, विड्थ पे रखा गया है, पहली चीज़। उसके बाद ये आता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि अब क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब हमारी बॉडी जिसका यूज अब नहीं करती, हमारी बॉडी जिसका यूज अब नहीं करती। पहले क्या होता था, जब हम जो कुछ नहीं डाइजेस्ट हो पाता था, जैसे कोई ग्रीन प्लांट्स है जो बिना ही उबाले हमने खा लिया, पहले घास का पत्ता खा लेते थे, कुछ भी जैसे खा लिया पहले के ज़माने में, तो क्या होता, जब इतने पार्ट्स में नहीं डाइजेस्ट हुआ तो यहाँ पे जाके डाइजेस्ट हो जाता था। यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा माइलेज या इंजाइम रिलीज होता था जो उसको डाइजेस्ट कर देता था। बट जब हमने उसको बॉईल करके खाना शुरू कर दिया तो ऐसा कुछ बचता ही नहीं था जो यहाँ पे आए। तो जब इसमें यहाँ पे कुछ आना ही बंद हो गया तो ये यूज़ होना ही बंद हो गया। तो अब यहाँ पे इंजाइम रिलीज ही नहीं होता है। अब यहाँ पे इंजाइम रिलीज नहीं होता है,
अब ये फेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है, अब इसमें कोई रिलीज होती नहीं। अब अगर किसी भी गलती से भी, अब तो किसी किसी में आगे चल के ये हो सकेगा बॉडी में पाया ही ना जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम बोला जाता है ना कि ह्यूमंस की टेल थी पर आगे चल के टेल्स डिसअपीयर हो गई, क्यों? क्योंकि यूज़ नहीं किया। अब वैसे ही जब इसका हम यूज़ नहीं करें तो आगे चल के हो सकता है इवोल्यूशन में ये क्या हो जाए, ये गायब हो जाए। लेकिन अब भी अगर यहाँ पे जाके कुछ फंस जाता है या गलती से भी कुछ चला जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और हमें लास्ट में हॉस्पिटल जाके इसे निकलवाना पड़ता है। ठीक, चलते हैं। अब फूड यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उस बचे हुए पार्ट में जो भी यहाँ से बच के इसमें निकला हुआ है उन सब से क्या होगा, क्या होगा, अब जितना भी वाटर उसमें प्रेजेंट है वो सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सारा का सारा वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कुछ होता है तो वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो बिल्कुल एकदम सॉलिड बचता है, सेमी सॉलिड भी नहीं रह जाता, बिल्कुल एकदम सॉलिड हो जाता है और वहाँ से फिर आ जाता है रेक्टम में। रेक्टम में कुछ देर के लिए जो फीसिस है, फीसिस, उसको हम फीसिस बोलते हैं। अब पानी एब्जॉर्ब होने, वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो कुछ भी बचा उसे हम बोलते हैं फीसिस। अब वो फीसिस कहाँ पे स्टोर हो जाता है, रेक्टम में कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर लगा होता है। एनएस पे भी एक स्फिंक्टर होता है जिसके थ्रू फीसेस जो है बाहर हो जाते हैं। स्टोर कहाँ होते हैं, रेक्टम में, बाहर कहाँ से होते हैं, एनएस से, किसके थ्रू, स्फिंक्टर के। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। अब इसके बाद क्या आता है, उसके बाद वही क्या, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन क्या हुआ, जो कुछ भी फूड ने ऑब्जर्व किया, जो कुछ भी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के थ्रू एब्जॉर्व हुआ वो ब्लड के थ्रू डिजायर्ड सेल पे जाएगा। अब सेल पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी रिस्पायरेशन के थ्रू, जो भी नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन जिसमें हम पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा जिसमें से एनर्जी जो हमें चाहिए वो हम ले लेंगे, जो कुछ बचेगा उससे फिर ट्रांसपोर्ट करके एक्सक्रिएट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, उससे बाहर कर देंगे। जैसे यहाँ पे जो चीज़ बचा उसे हमने, जो यहाँ पे पार्ट बचा एक्सक्रिएशन के थ्रू, एनएच के थ्रू बाहर निकल गया। एक्सक्रिएशन मैंने आपको एसिमिलेशन से पहले बता दिया, ठीक है। तो आपका ये पार्ट यहाँ पे होता है खत्म। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन होता है खत्म। एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, क्या, टीथ। क्या बचा है, टीथ। चलिए इसके आगे उसको पढ़ते हैं। इसको मैंने पूरा आपको समझा दिया, कुछ समझ में अगर कुछ लिखना हो तो लिखिए। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, क्या, टीथ। टीथ, टीथ मतलब दांत। ये रहा, ये इसे क्या करते हैं, चबाते हैं ना, जो जो स्टार्ट किया था जहाँ से डाइजेशन, वो वाला पार्ट। तो उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज, जो दांत में प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्या होता है। पहले दांत के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हमें दिखता है उसे कहते हैं क्या, वो एक कवरिंग होती है, किसकी, इनामिल की। किसकी कवरिंग होती है, इनामिल की। इनामिल कैसा होता है, एक 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 हार्डेस्ट मटेरियल है इन आवर बॉडी। Enamel is the hardest material in our body, harder than the बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है कौन, इनामिल, जो ऊपर वाला वाइट वाला पार्ट हमको दिखता है। इसके बाद आता है कौन, डेंटाइन। इनामिल के बाद आता है डेंटाइन, जो कि कितना स्ट्रांग होता है, सिमिलर टू बोन, स्ट्रॉन्गर, सिमिलर टू बोन। आफ्टर दिस डेंटल, उसके बाद आती है पल्प कैविटी। अब पल्प कैविटी में क्या होती है, कंटेन नर्व्स, ब्लड वेसल, ये सब होता है पल्प कैविटी में। अब ये तीन लेयर्स हुई, कौन कौन सी, इनामिल, डेंटाइन, पल्प कैविटी। इनामिल क्या, एक कवरिंग है जो कि बहुत ही हार्ड होती है। कितनी हार्ड होती है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड होती है। हमारी बॉडी में सबसे हार्ड वही होती है। उसके बाद क्या आता है, डेंटाइन। डेंटाइन क्या है, उससे कम हार्ड होती है, जो कि करीब करीब बोन के बराबर हार्ड होती है। अब फिर क्या आ जाती है, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। अब
इसके बाद मैंने शुरू में क्या लिखा था, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज होता क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी और होल्स इन द टीथ ड्यू टू एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड द इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। पता नहीं यार क्या क्या लिखा है, मुझे भी नहीं इतना याद है क्या ही लिखा है ये। देखो होता क्या है, जब हम कोई सुगरी सब्सटेंस खाते हैं, सुगरी सब्सटेंस खाते हैं और हमने रात में सोते वक्त हमने ब्रश नहीं किया, सुगरी सब्सटेंस खाया और हमने रात में सोते वक्त ब्रश नहीं किया और किसी भी तरीके से जो उस पर क्या लगा हुआ है, शुगर, क्या लगा हुआ है, शुगर टीथ पे लगा रह गया। अब क्या होंगे, बैक्टीरिया आएंगे उस शुगर पे अटैक करने के लिए, वो शुगर खाने के लिए। अब वहाँ पे क्या आएंगे, वो एक एसिड रिलीज करेंगे। वो क्या करेंगे, शुगर को तो ले खाएंगे, शुगर को खाने के लिए वो वहाँ पे आएंगे जो रिलीज करेंगे एक एसिडिक। अब वो एसिड क्या करेगा, वो एसिड इनामिल को हटा देगा, इनामिल की लेयर ही हटा देगा। इनामिल को हटाने के बाद फिर वो और वर्क करेगा और फिर डेंटाइन को भी खत्म करेगा। इनामिल को खत्म किया, डेंटाइन को क्रिएट किया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बन गया, एक होल बन गया। क्या बन गया, होल बन गया। कौन आया, बैक्टीरिया आए, शुगर पे से शुगर सब्सटेंस कोई दांत पे रह गया तो बैक्टीरिया आई, उस पर ऐसे अटैक किए, एसिड फॉर्म हुआ। एसिड ने पहले क्या किया, इनामिल को हटा दिया, उसके बाद क्या, डेंटाइन को भी हटा दिया, वहाँ पे एक होल बन गया। अब होल कहाँ पहुँच चुका है, पल्व कैविटी पे। अब पल्व कैविटी में क्या है, ब्लड वेसल और नर्व है। अब जब आप ब्लड वेसल और नर्व तक पहुंच जाओगे, थोड़ी सी भी कुछ भी वहाँ पे जाएगा या फंसेगा या कुछ भी होगा तो क्या होगा, पेन तो होगा ही। वो उतना पार्ट क्या, स्वेलिंग हो सकता है, दांत में आपके स्वेलिंग आ जाए, पेन हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉब्लम। दांत जिसको दर्द होगा उससे पूछो, बहुत बुरा दर्द होता है, कारण यही है। इसके बाद आता है क्या, अब देखो इसका एक ही तरीका है कि डेली सुबह ब्रश करें, फिर शाम को खाना खाने के बाद, क्योंकि कुछ भी दांत में फंसा रहना नहीं चाहिए। अब जैसे आपने रेगुलर ब्रश नहीं किया है या रेगुलर डेंटल केयर नहीं कर रहे हैं, रेगुलर ब्रश नहीं कर रहे हैं, रेगुलर डेंटल केयर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, एक येलोइश कलर की चीज़ आपके दांतों पर जमा हो जाएगी। एक येलोइश पार्ट, जो पीला पीला दांत नहीं हो जाता है, वही येलोइश प्लाट वहाँ पे जमा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, डेंटल प्लेक। तो आज तो मेरा मन था वो भी पढ़ाने का, क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन स्टार्ट करने का, पर डाइजेस्ट सिस्टम इतना लंबा चला गया कि रिस्पायरेशन का चांस ही नहीं मिला। चलिए तब तक के लिए इतना पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल, मुझे लगता है ये टॉपिक, ये चैप्टर काफ़ी लंबा जाएगा, तो कोई बात नहीं, खत्म करेंगे धीरे धीरे। 2 महीने के अंदर अंदर पूरी साइंस हम खत्म कर देंगे, ये गारंटी है मेरी। मैंने 20 जनवरी बोला है, तो 20 जनवरी तक ही जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सब उतने लेंदी नहीं है। इसको अच्छे से करते हैं, बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके बाय।